सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इन दिनों, जिन दिनों मैं आरएनए नहीं ले रहा था, मैं आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ करा रहा था। उन इश्यूज़ में अगर आपको ध्यान हो तो एक इशू मैंने कराया था जिसमें बताया था कि हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री नहीं, वित्त मंत्री ने दुनिया के विशेष रूप से विकासशील देशों को एक लाइन कही थी और वो ये कहा था कि भैया हो सके तो किसी से लोन ले लेना, लेकिन चीन से लोन मत लेना। चीन से लोन लेने का मतलब है कि लेने से पहले 2 बार सोचना। आपको याद होगा मैंने एक इस प्रकार का सेशन किया था, अब तो खैर हालांकि इसको काफ़ी लोग देख चुके हैं, कल की कटिंग है इसके अंदर। चीन से कर्ज लेने से पहले 2 बार सोचें, ऐसा बांग्लादेश की तरफ से कहा गया था। बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने कहा था। अब ये सोच या समझ बांग्लादेश को तो आ गई, और बांग्लादेश को क्यों आई? क्योंकि उसने श्रीलंका के बिगड़े हुए हालात देख लिए और खुद को समझ लिया। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन नेपाल को समझ नहीं आई। और साथियों, न्यूज़ ये है कि नेपाल को चीन दे रहा है 15 बिलियन रुपए, नेपाली रुपया। कितना? 15 बिलियन रुपया। हालांकि मिलियंस में इसकी वैल्यू कम है, लेकिन नेपाल के लिए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी रकम है भाई। 15 बिलियन रुपया दे रहा है ताकि नेपाल में चीन इन्वेस्ट कर सके। साथियों, ये समझिए कि कर्जे की लग्जरी देने जा रहा है। कर्जे की लग्जरी किसको? नेपाल को। कौन? चीन। लाख समझाने पर भी कोई ना समझे तो इसे ना समझ नहीं, गुस्ताखी कहते हैं। जनाब, यही हो रहा है कि चाइना एनकरेज नेपाल टू लिव लग्जरियसली विद इट ऑन लोन, अलार्म बेल फॉर द अनदर डेट ट्रैप। आप न्यूज को इस प्रकार से समझ लें कि चाइना नेपाल को जितना मोटिवेट कर रहा है कि आप तो चिंता मत करिए, आप तो बस कर्जा लीजिए जनाब, बाकी मस्त रहिए, बिंदास जिंदगी जीने की कोशिश करिए, खुश भी हो जाइए क्योंकि आप हिमालय की गोद में बसे हैं। जनाब, लग्जरियस गुड्स की आदत तो डाल दोगे, लेकिन पैसा कैसे चुकवाओगे? समझ में सबको आता है कि नेपाल तुम्हारी इतनी वैल्यू कभी ना थी कि चीन तुम्हें हाथों हाथ इतनी इज्जत देकर साथ रखे। वो तो तुम पड़ोसी हमारे ठहरे। और कहते हैं ना भैया कि जब किसी पड़ोसी से दुश्मनी निभानी होती है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। खैर, आइए, ये तस्वीरें हैं आपके सामने जिसमें आप देख रहे हैं। मतलब असल में हो ये रहा है कि नेपाल के अंदर या नेपाल के जो मंत्री लोग हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि इतनी इज्जत, और वो भी हमको। भाई साहब, आइए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें आपको, अच्छा, ये तो जाना पहचाना चेहरा है, काफ़ी बार दिखाई दे चुका है, वांग वी का चेहरा। उम्मीद है आपको ये याद होगा। चाइना ने हाल ही में नेपाल के अंदर वेरियस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की बात करी है। क्यों कही है? क्योंकि आपको ये व्यक्ति दिख रहे हैं यहाँ पर। ये व्यक्ति कौन है? तो ये नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नारायण खड़का। और ये नारायण खड़का जो है ये जाकर कर आ चुके हैं खटका। क्या खटका करके आ चुके हैं? वांग वी के साथ जाकर के हाथ मिलाकर आ गए हैं। बढ़िया से प्रोजेक्ट साइन कर लिया है, और साइन करके 11 मेंबर की टीम लेकर पहुंचे थे चाइना। बाकायदा एक तरह से इतनी इज्जत मिली है कि समझ नहीं आ रहा है कि इसको पचाएं कैसे। और भाई साहब, ये दोनों एग्रीमेंट कर लिए हैं। क्या एग्रीमेंट कर लिए हैं? कि हम आपके यहां पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप तो मस्त जिंदगी जीने की तैयारी करिए, 15 बिलियन रुपए का हम आपको असिस्टेंस देने जा रहे हैं। और चाइना ने असल में वांग वी के इन्वेस्टेशन, मतलब वांग वी जो है यहाँ के विदेश मंत्री, उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री को इनवाइट किया था। कहां पर किया था? क्विंगडाओ के अंदर। 10 अगस्त की बात है। और भाई साहब, ये जाकर के लोन वोन लेकर आ गए हैं। अब करेंगे क्या साहब इस पैसे का? भाई साहब, इस पैसे का ये कह रहे हैं कि हम आपके यहां पर व्यापार का विकास कर देंगे, आपके यहां कनेक्टिविटी का बढ़ावा कर देंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, हेल्थ, टूरिज्म, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी से उन्मूलन, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, कल्चर, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, इन सब पर पैसा खर्च करेंगे। आप चिंता मत करिए। नेपाल अचानक इतना कीमती कैसे हो गया? समझ में ये नहीं आ रहा है कि चाइना को नेपाल से क्या चाहिए। अरे इतना तो जिसको ना कुछ समझ आए उसको भी समझ में आ जाएगा महाराज, कि नेपाल तुमको कोई नहीं पूछ रहा है, पूछा जा रहा है इंडिया को। क्योंकि तुम्हारी बदौलत अभी तुम्हें पैसा दिया जा रहा है, फिर तुम्हारी बदौलत एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद में तुम काम केवल इतना होगे कि चाइना तुम्हारे घर में बैठ करके हमारे घर में झांकेगा। करते हैं कुछ लोग जो बराबरी नहीं कर पाते, दूसरों के कंधे पर बैठ करके छीछा लीदर करते हैं। तो भैया, नेपाल तुम कुछ कर नहीं रहे हो, बराबरी ना कर पाने की स्थिति में इस प्रकार की हरकत करे, और अक्सर इतिहास गवाह है इन सब चीजों का। तो चाइना ने $181 मिलियन का लोन इनको अप्रूव किया है। और
तो और भाई साहब, इनको कहा है कि हम तुम्हें केमिकल फर्टिलाइजर भी देंगे। अब इनसे जरा पूछिए कि तुम इस फर्टिलाइजर का करोगे क्या और कितना दिमाग फर्टाइल बनाओगे। चाइना के कहने से तुम इंडिया के साथ चले आ रहे इतने साल पुराने रिश्तों को दांव पर रख दोगे, ये तुमसे उम्मीद ना थी। पर खैर कोई नहीं, तुम केमिकल फर्टिलाइजर लो लेकिन कुछ सीख लो। सीखने के लिए तुम्हारे सामने एक सेशन हम साझा कर दें कि चीन ने ऐसे ही फर्टिलाइजर श्रीलंका को भी भेजे थे। बेटा श्रीलंका को भी पैसा दिया गया था, आज हम्मन टोटक गवाह बैठा है। चीन ने श्रीलंका को भी फर्टिलाइजर भेजे थे लेकिन उन फर्टिलाइजर में बैक्टीरिया भेज दिए थे। पर खैर कोई नहीं, तुम तो फर्टिलाइजर के साथ फर्टाइल हो जाओ। ये लो भैया, तुम्हारे पास में फर्टिलाइजर तो देंगे ही देंगे और साथ में एक वादा और दे रहे हैं। क्या? कि आप चिंता ना करें नेपाल वालों, तुम्हें मैं हिमालय में से छेद करके निकालूंगा, चीन में होकर ले जाऊंगा और जाकर तुम्हें पोर्ट पर जगह दूंगा। कौन से पोर्ट पर जगह दोगे साहब? साहब हम चीन के जितने मेजर पोर्ट हैं वहां पर नेपाल के लोग सामान परचेज करके ला सकेंगे। हाँ, नेपाल के अंदर तो गजब तरीके का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। लैंड लॉक नेपाल को जो इंडिया से सामान नहीं मिल रहा है, बांग्लादेश से सामान नहीं मिल रहा है, अब वो चाइना पहुंच जाएगा। खैर कोई नहीं जी, जब देश के अंदर भ्रष्टाचार हावी हो जाता है तो देश के मूल्यों को इसी प्रकार से किनारे रख दिया जाता है। किसी को देश के विकास से कोई मतलब नहीं होता। देखिए देश के अंदर जितने भी लेवल का भ्रष्टाचार होता है, लेकिन जब आप अपने राष्ट्र हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगें, मेरे वीडियोस को बहुत सारे नेपाली मित्र भी देखते हैं, मुझे मालूम है मेरे वीडियोस की रीच नेपाल में भी है। आप इस बात को दुश्मनी के रूप में ना लें, आप केवल इतना समझें कि आपकी असल वैल्यू क्या है। क्यों नेपाल के साथ चीन का इस प्रकार के साथ दोस्ताना व्यवहार हो रहा है? क्या आपके यहाँ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन्हें लेने के लिए चीन आ रहा है, या आपके पास रिसोर्स के नाम पर इंडिया है? ये समझें। और जब आप इंडिया के लिए ये सब काम करने वाले हैं तो ये भी समझें कि आपके देश में किसी एक देश की सेंधमारी के लिए वहां की राजनीतिक पार्टियों ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि असल में वैल्यू आपकी नहीं हो रही है, आपके माध्यम से किसी और की टोह लेने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। खैर समझदार काफ़ी हैं, सारे राजनेता काफ़ी समझदार होते हैं, आप भी काफ़ी समझदार होंगे ये मैं उम्मीद करता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टेट काउंसलर ने अनाउंस किया है कि हम 15 बिलियन, अच्छा चाइनीज करेंसी के अंदर हम बात करें तो 800 मिलियन रेनमिंबी जो है यहां पर जो चाइना की करेंसी है वो यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। आने वाला समय बताएगा कि चाइना के साथ रिश्ते किस प्रकार से होंगे नेपाल के, लेकिन फिलहाल के लिए यह समझ लीजिए कि इन्हें काफी सारे सपने दिखाए गए हैं। और ये सपने क्या हैं? सपने हैं कि ये हम रसूवा, ये कोई जगह है खैरुंगदांग टाटा पानी जांगम पोर्ट करके जो रास्ता है, बोले इस रास्ते को खोला जाएगा। अच्छा अब मैं जब ये बातें बोलता हूं अपने कुछ नेपाली मित्रों से, जब मैं इन बारों में चर्चा करूंगा तो वो एक ही लाइन में कहेंगे कि अगर ऐसा ही था तो फिर इंडिया ने हमारे रास्ते क्यों बंद किए। मतलब ये वो वाली बातें हैं। आपको पता होना चाहिए साथियों कि नेपाल के अंदर पहाड़ी क्षेत्र और तराई रीजन में रहने वाले लोग आपस में अपने हितों को लेकर लड़ते रहते हैं। नेपाल की जो सरकार है, जो मेजॉरिटी में माओवादी सरकार है, वो सरकार प्रभावित है पहाड़ी लोगों से, और जो तराई रीजन में रहने वाले नेपाली लोग हैं वो असल में भारत के मूल्यों से और भारत की नीतियों से प्रभावित हैं। होता क्या है कि जो तराई रीजन के लोग हैं उनको पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग पसंद नहीं करते हैं, या यूं कहिए कि सरकार में ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है वो तराई रीजन से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, बिल्कुल ऐसे समझिए कि सरकार के अंदर ही दो पक्ष बट गए। तराई रीजन का ज्यादा बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं है क्योंकि रिजर्वेशन इन्होंने संविधान में ही से हटा रखा है। तराई रीजन को प्राथमिकता ही नहीं है, पहाड़ी रीजन को ही प्राथमिकता दे रखी है। ऐसी स्थिति में पहाड़ी जो लोग हैं वो अपने आप को तराई का विरोधी करते करते भारत विरोधी कर लिए, और भारत विरोधी करते करते वो चाइना की गोदी में स्वतः ही जाकर बैठ गए। यानी इसे सेल्फ गोल की उपाधि दी जा सकती है जो इन्होंने करी। अब हुआ क्या कि जब मोदी गवर्नमेंट इंडिया में आई थी उस समय तराई लोगों ने नेपाल की सरकार से अपने हितों की मांग करी कि साहब हमको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए नेपाल की सरकार में। लेकिन तराई लोगों की इस मांग को नेपाल की तत्कालीन सरकार ने दबाव में दबा दिया। ऐसी स्थिति में तराई लोगों ने अपना गुस्सा निकालने के लिए
इंडिया के रास्ते जो ट्रक जाया करते थे पहाड़ों पर, तराई रीजन से होते हुए उनको रोक दिया। जिनको तराई रीजन नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं बताऊं कि हिमालय यूं समझ लीजिए एक पर्वत है, तो पर्वत के नीचे का जो सतह वाला हिस्सा होता है ना, उसे तराई रीजन कह दीजिए। ऐसे ही नेपाल के केस में जो इंडिया के साथ वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले क्षेत्र हैं वो तराई रीजन क्षेत्र हैं। उनमें बड़ी मात्रा में इंडियन कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। इवन बिहार और इसके अंदर तो ये हाल है, यूपी के अंदर तो, कि लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल मतलब चले जाते हैं। उनकी राखी रक्षाबंधन के दिन भी बहुत सारे भाई बहन जो हैं सिंपल ऐसे ही मतलब बिना किसी वीजा पासपोर्ट के इधर से उधर राखी बांधने पहुंच गए होंगे। ठीक है, अच्छा एनीवे, तो अब हुआ ये कि जो पहाड़ी सरकार है उसको ये लगता है कि तराई लोगों को समर्थन भारत सरकार देती है। भारत सरकार के चलते ही तराई पीपल्स ने जो रास्ता जमीन से निकल करके पहाड़ों तक जाता था, ट्रकों को लेकर के, गैस को लेकर के, पेट्रोल डीजल को लेकर के, सामान जरूरी लेकर के, उन्हें भारत की शह पर ही तराई लोगों ने होल्ड कर दिया। बस उस दिन से नेपाल भारत का विरोधी हो गया। नेपाल को लगता है कि भारत ने शह देकर उनके आंतरिक मसलों में इंटरफेयर किया और उसकी वजह से अब वो अल्टरनेट रास्ते तलाश रहा है। और इसी का फायदा उठाया चीन ने इसी का फायदा उठाते हुए नेपाल को यह समझाने का प्रयास किया, यानी कि वहां की जो पहाड़ी सरकार है उसको यह समझाने का प्रयास किया कि विचार करो, कल को इंडिया तुम्हें भूखा मार सकता है। भूखा मार सकता है मतलब तुम्हारे क्षेत्र में आने के जो रास्ते हैं उन्हें बंद कर सकता है, क्योंकि नेपाल पूरी तरह से जिस रास्ते से कनेक्टेड था वो इंडिया से होकर ही निकलता था। तो बोले तुम्हें कल को ऐसा कर दिया तो तुम्हारे पास अल्टरनेटिव रास्ते होने चाहिए। लेकिन अल्टरनेटिव रास्तों में पहाड़ों के विपरीत खड़ा था हिमालय, हिमालय के अपोजिट साइड में था चाइना। ऐसी स्थिति में चाइना इस चीज को पैसे के बल पर करने में कामयाब हुआ। किस चीज को लेकर कि साहब तुम एक काम करो कि हम पहाड़ों के बीच में से होकर टनल्स के माध्यम से तुम्हें पुल बना करके रास्ते देंगे, तुम उन रास्तों से होकर के चीन के रास्ते अपना सामान ले जाने की कोशिश करो। अब आप सोचो कि चाइना के साथ में नेपाल का जो ये रिश्ता बनने जा रहा है, जिसमें पूरा हिमालय के अंदर से रास्ते निकाल करके उसे ले जाने की बातें चल रही हैं, असल में कहा तो ये जा रहा है कि तुम्हारे पास माल पहुंचाएंगे, लेकिन इसका रिवर्स ये है कि इसकी एवज में चीन नेपाल से क्या कुछ मांग लेगा, आप विचार करिए। क्योंकि नेपाल इस कर्ज को चुका नहीं पाएगा। फ्री में चीन कुछ भी नहीं करता है, किसी के लिए नहीं करता है। ये आप दुनिया के कई देशों से सुन चुके हैं। पाकिस्तान देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, सब कहते कहते थक चुके हैं। अब नेपाल अगर ऐसा कुछ करता है तो इसकी एवज में नेपाल उसको ऑफर क्या करेगा? जब उसका कर्जा नहीं चुका पाएगा तो ऑफर करेगा कि आप हमारे यहां पर अपनी सेना को बैठने दीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम्बन टोटा में श्रीलंका ने चाइनीज को बैठने दिया। तो साथियों, यहां पर क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये जो ट्रांस हिमालय नेटवर्क बनने की बात हो रही है ना, चाइना नेपाल जिसको बनाने के लिए एग्री हुए हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, चाइना नेपाल एग्री ऑन बिल्डिंग ए ट्रांस हिमालय नेटवर्क। इस नेटवर्क को बनाने की जो बात हुई है ना, जिसमें मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी की बात हो रही है, ये भविष्य के लिए चाइना के साथ साथ नेपाल के संबंध तो सुधारेगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज में बहुत सी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर देगा। या यूं मानिए कि यह भारत के लिए काफी नुकसानदायक होगा, क्योंकि चाइना से निकल करके जो ये रास्ते हैं, आप देखिए, ये काठमांडू को रेल और उससे जोड़ना चाह रहे हैं। ये सीधा रास्ता नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों से होकर रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, पोखरा और लुंबिनी यानी बिल्कुल इंडियन बॉर्डर तक ये रेल और सड़क मार्ग लेकर आ रहे हैं। इनडायरेक्टली समझ लीजिए, इन्हें लुंबिनी से मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है इंडिया से, नेपाल के माध्यम से होकर इंडिया पहुंचने तक का जो रास्ता है उससे मतलब है। खैर, अब जो भी है, जैसा होगा वो होकर रहेगा। इंडिया इन चीजों के लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर है। नेपाल के सिटीजन्स ने हालांकि इस बात का विरोध किया है कि चाइना एनक्रोचमेंट कर रहा है। फिर अगेन वही वाली बात कि नेपाल में कौन लोग विरोध कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिलहाल के लिए हर देश को अपना भला सोचने का अधिकार है। नेपाल अपना सोच रहा है, लेकिन इंडिया भी जब अपना सोचेगा तो नेपालियों को दुख नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ रही हो, और अगर आ रही हो तो सेशन को शेयर करने का कष्ट जरूर करना। सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन जरूर भेजना। सेशन में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक बालक बता रहा है कि सर, गोलू कुमार सिंह लिख रहे हैं, सर मेरे गांव का बहुत शादी हुआ है नेपाल में। गोलू, हमें मालूम है, हमारे भी बहुत सारे जानने वाले बताते हैं कि साहब हम आपकी क्लास नेपाल बॉर्डर में जाके देख लेते हैं इंटरनेट पकड़ करके, ठीक है।
गोलू कुमार सिंह, हम कन्विंस हैं इस बात से। अच्छा, एक है एएससी फ्रेंड जोन, उनका त्रिपुरा में है, रहने वाले हैं और उनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर भारत लोन क्यों नहीं देता? मृत्युंजय कुमार, क्या जरूरत है बेटा, अगर बार्गेनिंग करके रिश्ते बनाने पड़े, यही वाली बात है ना। आप अपनी दोस्ती में भी ये चीज याद रखिएगा, अगर आपका कोई मित्र है और आपको केवल इसलिए कि तुम हमसे दोस्ती रखो, नहीं हम तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिला लेंगे, तो उसको पहले ही दिन लतिया दो कि जाओ तुम बेटा उसी के साथ मरो, क्योंकि तुम्हें चाहिए क्या वो हम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी दोस्ती का क्या ही मतलब है। सर इंडिया को भी वियतनाम में सैन्य अड्डा ले लेना चाहिए, एस ड्रीम। टेक्निकली आप सही कह रहे हैं, भारत इस मायने में काफ़ी सारे कदम आगे बढ़ा रहा है, अपनी बहुत सारी मिसाइल वगैरह उसको ऑफर करने की बातें चल रही हैं। हाँ, इसके साथ साथ आई आस्क क्वेश्चन, एलन मस्क भैया क्वेश्चन लिखिए, आई आस्क क्वेश्चन क्या है? मेरा नहीं नेपाल का है, मेरा भाभी नेपाल का है। वाह भाई वाह। सर एक वीडियो फ्री की रेवड़ी के बारे में भी होना चाहिए, बहुत बार कर लिया है भाई हमने, है ना, इसको बहुत बार फ्री की रेवड़ी के ऊपर कर लिया है। फ्री की रेवड़ी पर आज एक चीज और सुनाएंगे आपको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने यह दावा कर दिया कि ऋषि सुनक जो है वो हमारी बातों से प्रभावित हो गए। खैर बताएंगे हम आपको आगे चल करके। चरण दत्त पूछ रहे हैं सर एक बार यूपीएससी का सिलेबस के बारे में बताएं। चरण, समय निकालकर कल शाम को 6 बजे अनअकैडमी के सॉफ्टवेयर पर पहुंच जाइएगा, वहां पर एक फ्री सेशन है यूपीएससी के टॉपर के साथ, जहां पर आपके इन्हीं सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। सर इंडिया नेपाल को क्यों मना नहीं कर सकता कि मत बनाने दो? मोहित दौरबी, बेटा मना करने का अर्थ है कुछ और एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाना। इस दबाव की राजनीति को रहने दो, जब उनके खुद के दिन खराब होंगे तब वो खुद समेटेंगे, बार बार समेटने की आवश्यकता हर चीज की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करें अगले सवाल। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।